जो ऊपर वाला वर्ग है उसका तो न पुरुष कोई काम करता है न स्त्री कोई काम करती है। वो मालिक है, वो काम करवाता है, चाहे पुरुषों से काम करवाए चाहे स्त्रियों से काम करवाए। वो मैनेज करने में मैनेजमेंट भी कोई और करता है, लेकिन ध्यान मैनेजमेंट के ऊपर उसका है। और एक जो सबसे नीचे वाला वर्ग है जिसमें दलित है, दलित स्त्रियां एक वो वर्ग और एक वर्ग है जो मध्यम वर्ग है। इसी के साथ एक बात और आई कि कामकाजी महिलाएं वेतनभोगी और अवैतनिक। अवैतनिक वो हैं जो घर का काम सवेरे उठ करके और सबके सो जाने तक, जिसमें कोई वेतन उनको नहीं मिलता। ये अलग बात है कि कुछ परिवार ऐसा है, ऐसे हैं कि उनकी जो महिलाएं हैं वो पूरा वेतन ले लेती हैं, उसका पूरा उनके पास कितना वेतन है। लोग इस परेशान करते हैं कि मैं तो घर आया लेकर के और सब दे दिया गया। अब तो संकट उतना नहीं रह गया, इसलिए कि खाते में जाता है, क्या घर लेके आएंगे वही लिया जाएगा। पहले लोगों को नकद मिला करता था, तो ये हंसी की बात है। तो उनको अवैतनिक उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन सचमुच अवैतनिक स्थिति है तो वो अलग। यहाँ है कामकाजी महिला, तो कामकाजी तो वो भी है। कामकाजी जब कहा जा रहा है, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि नौकरी पेशा, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में कोई बहुत अंतर है। चुनौतियां वहां जो हैं वो ये चुनौती नहीं है कि कौन पढ़ा हुआ है और कौन अनपढ़ है। चुनौती ये है कि किन परिस्थितियों में वो कार्य कर रहा है, किस संस्था में वो महिला काम कर रही है, और वहां साथ में करने वाले लोग कौन से हैं। जो कठिन जो है थल सेना की या होती हैं, एनसीसी के जो लोग होंगे यहाँ पर उनको पता होगा कि नेवल विंग और जो थल सेना का सैनिक है, आर्मी वाला भी, दोनों अंतर क्या है। तो ये जो चार स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर जब तक कि हम शिक्षा का सही ढंग से उपयोग और शिक्षित करने का, साक्षर करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षित करने का। और शिक्षा जो है ज्ञान के लिए बहुत पुराना श्लोक है, उसमें विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। हम लोग ये बीच के जो 3 स्टेप है उसको छोड़, 2 स्टेप है उनको छोड़ देते हैं, 3 स्टेप हम सीधे तथा सुखम वाले में चले जाना चाहते हैं। कि बीच के जो धर्म वाले जो मार्ग हैं उनको छोड़ते हैं और हम चले जाते हैं कि हमको सुख प्राप्त हो जाए। तो हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हम अर्जित करें, अर्जित करके अपने सुख की कामना करें। लेकिन जो इसमें तमाम चीजें हैं उनके पीछे जो लक्ष्य है वो अपने से पहले धर्म पहले आ गया। तो धर्म का मतलब ये नहीं कि भगवान जी के मंदिर में जाकर घंटी बजा दें। धर्म का मतलब वह कर्म जिस कर्म से हम मनुष्य और समाज के कल्याण के बारे में कोई काम करें। तो मनुष्य और समाज के कल्याण के बारे में चिंता करने का जो दायित्व बोध होना चाहिए वह आज की शिक्षा नहीं कर पा रही। इसके अतिरिक्त सरकार वर्तमान की बात नहीं, पहले से निरंतर सरकारों की सूची में शिक्षा कोई प्राथमिक चीज नहीं। शिक्षा कई नीचे पायदान नीचे है, उनके लिए दूसरी चीजें महत्वपूर्ण है।
और अगर शिक्षा पर वो ध्यान देते हैं तो कैसे ध्यान दे रहे हैं? आप भाग्यशाली हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यापक हैं। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के अध्यापकों को पूछिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी क्या स्थिति है, क्या पाते हैं वो, कौन सी शिक्षा देंगे वो, और कैसे समाज का निर्माण शिक्षा से होगा। तो हम अगर विवेकशील प्राणी मनुष्य का निर्माण करने में समर्थ हो तो जो चुनौतियां और परेशानियां घर से बाहर निकलने देने में संकोच करते हैं, दूर जाने में, जिसकी चर्चा वर्षा ने की, तो शायद धीरे धीरे वो चीजें खत्म हुई कि साहस करके निकली हुई लड़कियां, साहस करने वाले माता पिता, उनके साहस का परिणाम है कि आज 60-40 का रेशियो, 60 और 40 का रेशियो है, अनुपात है। पुरुष विद्यार्थी लड़के कम है कक्षाओं में, लड़कियां ज्यादा है। और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में नहीं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का स्थिति जो है वहां वो 50-50 की दावेदारी की लड़कियां जा रही हैं मेडिकल में और तो अपनी तरफ से तो वो काम कर रही हैं, लेकिन एक अज्ञात है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उनके मन में तमाम योग्यताओं के बावजूद ये रहता है कि हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे हम इस समाज में जीवित रह सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि डिग्री पाने वाला नहीं बल्कि सचमुच की शिक्षा ढेर सारी कम हो जाएंगी, चुनौतियां बनती रहेंगी। तो आपको हमको यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपके इस संगोष्ठी के समापन सत्र में हम आयोजकों को और विशेष रूप से वर्षा को साधुवाद देते हैं कि उनके बुलाने से हमको इस विषय पर कुछ बोलने का अवसर मिल सका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को हम लोगों के सामने रखा जो कहीं न कहीं छूट रहे थे। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में किस तरह से कामकाजी महिलाओं की स्थिति को देखा जा रहा है, किस तरह से शिक्षा इस समस्या के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकता है। हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि हम ही वो वर्ग हैं जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम ही वो वर्ग हैं, यही शिक्षा को प्रचारित करने वाला वर्ग। अगर हम सही शिक्षा देंगे तो कहते हैं कि एक अकेला चना भार नहीं हो सकता, लेकिन एक अकेला शिक्षक जब एक कक्षा में पढ़ाता है तो आंख बंद के कुछ कह ले वो सब गलत है। यहाँ तक कि किताब में भी अगर लिखा है तो वो किताब को नकार देता है, कहता है नहीं ये सही नहीं है, हमारी मैम ने ये कहा है यही सही है, हमारे सर ने कहा है ये सही है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और हमारे पास ही, हमारे ही हाथों में वो समाधान है। चाहे वो जिस स्तर का शिक्षक हो, वह इस समाज को सुधार सकता है और इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है, क्योंकि मानसिकता को परिवर्तन की ओर ले जाने का कार्य दायित्व तो हमारा ही है। हम ही उस मनस को ठीक कर सकते हैं, उसकी दवा हमारे पास है। हम उस वही डॉक्टर हैं जो हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, तो शायद हम वही डॉक्टर हैं जो इस समाज को ठीक करने की दवा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और हमारे इस संगोष्ठी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
फिगर ये हमारे छात्र छात्राओं की वॉलंटियर्स की वर्ष भर ये वॉलंटियर के रूप में हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो हमारे प्राचार्य जी की दृष्टि हम शिक्षकों के साथ साथ उन बच्चों पर भी जाती है जो हम सबका सहयोग करते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग कैसे अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और कैसे उन्हें सिखा रहे हैं। सेवा भाव राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं में कैसे दी जा रही है। उन जो कि हमारे पास एक मंच है, हमारे पास अतिथि है, तो उनके माध्यम से हमारे प्राचार्य जी और हम सब चाहते हैं कि उन बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदया के करकमलों से उन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करें, उनका सम्मान करें। सबसे पहले मैं आशीष पाल को बुलाना चाहूंगी। इस छात्र ने स्वच्छता के लिए यह पुरस्कार पाया है। हाँ, ये अभी स्वच्छता पुरस्कार आशीष पाल को दिया जा रहा है। विशेष रूप से बच्चे का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से आशीष पाल, अंकित गुप्ता, चंदन यादव ये सभी बच्चे हैं जो स्वच्छता के विशेष ये करते हैं। और हमारे पूर्व छात्र, ये हमारा एलुमनाई एसोसिएशन भी लटक करते बच्चे सब जो है हाँ, ये हमारे मित्र सम्मानित करने से रहे हैं सुरेंद्र यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव की आयोजिका संयोजिका डॉक्टर वर्षा रानी को हमारे मुख्य सम्मानित करेंगे। मुख्य अतिथि से निवेदन और इनके साथ साथ मेरे पूरे महाविद्यालय जिले परिवार इस आयोजन की सूत्रधार है वो और बहुत ही अच्छे ढंग से इतने महत्वपूर्ण विषय पर भारत में कामकाजी महिलाओं की प्रस्तुति मुद्दे और उन्होंने किया। उसके साथ साथ जो मैंने महसूस किया वो ये कि पूरा विद्यालय किस तरीके से जैसे कि मधु इस संस्था में, इस महाविद्यालय में इतनी अच्छी संगोष्ठी की जिसमें आने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत आभारी हूँ इस महाविद्यालय की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कुछ ही दिनों बाद 8 मार्च महिला दिवस और जो स्त्रीवादी आंदोलन हुए हैं और जो स्त्री विमर्श की उनमें सबसे पहला सवाल जो उठा है वो आज पूछा जाए। और आप जानते हैं न्यूयॉर्क की पुरुषों से, तो इसके लिए वो खड़ी हुई और उन्होंने ये कहा कि नस्ल, लिंग, संपत्ति इन आधारों पर किसी भी प्रकार का की विषमता उनको स्वीकार नहीं। उन्होंने मताधिकार मांगा, मत देने का अधिकार मांगा और उस एक जुलूस ने स्त्रियों के प्रति पूरी दुनिया का दृष्टिकोण एक तरीके से बदलना शुरू कर दिया कि ये काम करें। क्योंकि बाद में जो स्त्री विमर्श आए उन्होंने बहुत सारे विचलन भी थे उनमें, हालांकि उनका भी अपना एक स्थान रहा है, मगर कुछ विचलन भी थे। लेकिन वहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में स्त्री ने
ने अपनी गैर बराबरी के सवाल को सबसे आगे उठाया। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्थिक बराबरी का मुद्दा। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने विषय में मुद्दे, चुनौतियां और समाधान भी रखा। स्त्री विमर्श जो है उसकी जो एक अवधारणा है, उसके भीतर का जो एक सूत्र है, वो केवल चुनौतियों को ऊपर करने का, मतलब क्या चैलेंजेस है, क्या सवाल है, और सवालों के प्रति जब सवाल की तरफ आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका समाज स्त्री के प्रति, दुनिया का समाज किस तरह का है। फिर एक आलोचनात्मक विवेक मिलता है कि आप इस संदर्भ में किसकी आलोचना करें। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे अपने साथियों को सुना। मुझे लगता है कि आज हम 2020 में 2020 में अगर कामकाजी स्त्रियों के बारे में संगोष्ठी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम उससे तो बहुत आगे आ गए जब हम ये कह रहे थे कि पर्दा प्रथा अमानुषिक है, इसे नहीं होना चाहिए। बेमेल विवाह अमानुषिक है, इसे नहीं होना चाहिए। सती प्रथा अमानुषिक है, इसे नहीं होना चाहिए। बाल विवाह लड़कियों का अमानुषिक है, इसे नहीं होना चाहिए। विधवा को आजीवन वैसे ही रहना है या सती हो जाना है, जला दिया जाना है, ये नहीं होना चाहिए, ये अमानुषिक है। आप ध्यान दीजिए ये सवाल कब उठे। हम लोग जानते हैं इतिहास में यह नवजागरण का समय था जब अंग्रेजों से, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए एकाएक ध्यान अपने समाज के अंतर्विरोध की ओर जाता। तमाम जो चिंतक थे, जो फिलोसोफर थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो राजनेता थे, उन सब का ध्यान गया कि आजादी का जो मसला है वो केवल साम्राज्यवाद से आजादी का मसला नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं भारतीय समाज की आजादी का मसला। इसीलिए भारत के संदर्भ में जब भी बात की जाती है तो मुक्ति को आर्थिक सामाजिक मुक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री परवशता का एक क्रूरतम रूप समाज में मौजूद था। उसकी बड़ी सारी कथाएं हैं, आप सभी उसको जानते हैं, वहां मुझे नहीं जाना। तो आज वहां से चलकर जब वो लड़ाइयां चली तो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको पता होगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की स्वीकृति नहीं थी उनके पारंपरिक समाज में, और इस तरह जितने समाज सुधारक थे उनकी कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। उस तरह से वो बड़े लोग थे उस समय। तो आप जानते हैं विदेश जाता था, गांधी जी जब विदेश थे तो विदेश जाने वाले व्यक्ति को, समुद्र पार करने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता, वो समाज में लौटने का अधिकारी नहीं होता। तो एक बड़ा ही बंधा हुआ अवरुद्ध सा समाज था, और उसके भीतर आती हुई नई हवाएं बदलाव के लिए हमें तैयार कर रही थी। और हमने पहली बार उस समय जो महसूस की थी कि स्त्री को मनुष्य समझा जाना चाहिए। ये जो क्योंकि ये बाद में तो बहुत सारे विचार आए जिन्होंने कहा कि ये जो जेंडर है ये किस तरह की निर्मिति है और इसके पीछे कौन सी प्रवृत्तियां काम करती हैं। लेकिन उसी समय स्त्री को मनुष्य की तरफ जीने का अधिकार है, ये कहा जा रहा है। ये राजनेता कह रहे थे, फिलोसोफर कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे, लेकिन साहित्य भी इसको कह रहा। साहित्य कैसे कह रहा था आप देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, तो मैं साहित्य का पक्ष थोड़ा सा लेना चाहूंगा। उस समय बंकिम चंद्र उपन्यासकार थे, देवी चौधरानी जैसे तमाम जो उपन्यास, शरद चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर, बांग्ला के बहुत सारे उपन्यासकार अपने उपन्यासों में ये चित्रित कर रहे थे कि
कुंवारी कन्याओं का विवाह बहुत जरूरी है और बचपन में ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी परिवार में कन्या कुंवारी रह जाती है तो उस परिवार के लिए बड़ा दोष है। तो एक दृश्य दिया है उन्होंने कि पालकी पर जर्जर वृद्ध, बिल्कुल बूढ़ा आदमी लेकर ढोया जाता है और जितनी घरों में कुंवारी कन्याएं हैं सबका उससे विवाह होता है, उस जर्जर वृद्ध से। और 2 ही 3 दिन बाद या उसी दिन वो विधवा हो सकती, मगर वो सुहागिन हो गई, ये अपने आप में उस समाज में बड़ी बात। तो ये वो बता रहे थे, ये सवाल वो ले आ रहे थे कि स्त्री के लिए क्यों ला रहे थे। आप तो कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन कथा में आए हुए संदर्भ आपको बता रहे हैं कि कितना मानसिक है समाज, जो एक बच्ची को जो जानती नहीं है, कुछ भी नहीं जानती है, उसको वो उस विवाह में डाल रहा है जिस विवाह का कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा गोरा लिखा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बदलते हुए समाज के भीतर एक नए नायक की संरचना कर रहे थे। वो अपने उपन्यासों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने कामकाजी स्त्रियों का संदर्भ रखा, इसलिए बता रही हूँ कि स्त्री की बाहर भागीदारी के सवाल, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कमजोर पड़ते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन का समय था और स्त्रियां पिकेटिंग में, शराबबंदी में, धरने में, सत्याग्रह में, सब में भाग ले रहे। तो एक जो नायक है बहुत अच्छा व्यक्ति है, पति है, लेकिन वह अपनी पत्नी की इस तरह की व्यापक भागीदारी से खिन्न है, विरोध नहीं कर रहा लेकिन खिन्न है। और यह वो महसूस करती है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा। उपन्यास से 4 अध्याय उसका नाम है। तो वो कहती है उससे कि चलो बहुत हुआ, अब मैं नहीं जाती कहीं, अब मैं घर में ही रहूंगी। तो उसको एकदम सांस आती है जैसे लौट के। वो कहता है कि बहुत अच्छा है, देखो तुम उस तरह बाहर रोज रोज जाकर कैसी तो हो गई थी, आंखें चढ़ी हुई, कपाल तना हुआ, बाल अस्त व्यस्त। यानी जो बाहर जाने वाली स्त्री है, जो व्यापक भागीदारी के संदर्भ से जो परिभाषित हो रही है, जिसको लग रहा है कि उसके भी प्रयत्न से स्वाधीनता आने वाली है, उसको जो एक पारंपरिक स्त्री छवि से वो निकल जाती है। घर संभालने वाली माँ, पत्नी बनी रहने वाली स्त्री से निकल जाती है, तो उसको पति को दुख होता है, उसको खिन्नता है कि ये कैसी स्त्री है। वो यहाँ कहलाते हैं और ये व्यंग्य है, ये एक व्यंग्य है स्त्री की स्वाधीनता के रास्ते में आने वाली बहुत सारी बाधाओं के प्रति है कि मनुष्य की तरह वह अपने देश की स्वाधीनता के संग्राम में क्यों नहीं कूद सकती। इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान उसी दौर की लेखिका है और वो एक्टिविस्ट भी थी। तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा। उन्होंने लिखा कि जेल दोनों जाते हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन जब स्त्री पुरुष जेल से छूटता है तो बाहर लोग माला लेकर खड़े रहते हैं, क्योंकि उसने एक देश का काम किया है, वो अंग्रेजों से लड़कर गया है जेल। लेकिन स्त्री जब वापस आती है तो वहां कोई उसे स्वागत के लिए नहीं रहता, क्योंकि कारागार में रहने वाली स्त्री का घर खत्म हो जाता है, उसको लौट के कहां जाना है ये खत्म हो जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कहानियां लिखी कि वह स्त्री जो एक सकर्मक व्यक्तित्व बनना चाहती थी, एक मजबूत स्त्री बनना चाहती थी, जो देश के काम आना चाहती थी, उस स्त्री को लेकर समाज बहुत आशंकित था। और अगर उसका घर छूटता है तो फिर उसके पास जाने की जगह नहीं। ऐसी स्त्री लिखी हो, एक ऐसी बहुत ही ऊंचे खानदान की बहू के बारे में लिखा कि वहां पर इसी कारणवश जब वहां से निकाली जाती है तो फिर वह अपने मायके आती है और मायके में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये सारे जो
कथाएं हैं और ये जो सारे संदर्भ आप कह सकते हैं कि पुराने संदर्भ, लेकिन क्या हम इनको पुराना संदर्भ मान लें? क्या कौन सी ऐसे तत्व हैं या प्रवृत्तियां हैं संचालित होने वाली जो पुरुष को, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मैंने ध्यान से सुना आप लोगों को, तो हमारे एक भाई ने कहा और एक आशंका के चलते कहा कि हर चीज जो बोली जा रही है वो स्त्रियों के विरोध में नहीं है, स्त्रियों को ये समझना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वाक्य कहना चाहती हूँ इसके बरक्स, कि हर चीज जो स्त्री के पक्ष में बोला जा रहा है वो पुरुषों के विरोध में नहीं है, इसे भी आप समझते हैं। क्योंकि जहां स्त्री हितों की बात होती है वहां अचानक एक मानसिकता दिखाई देती है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत स्त्री स्त्री हो रहा है। जबकि त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये पितृसत्तात्मकता की आलोचना है। पितृसत्तात्मकता करती क्या है? पितृसत्तात्मकता पुरुष के लिए ज्यादा संरक्षणवादी है। कहते ना, अब कहावत सुनिए, घी का लड्डू टेढ़ो है ना? तो मतलब उसके प्रति, उसमें तो आलोचना उसकी है ही नहीं। कोई पुरुष, कामकाजी पुरुष और कामकाजी स्त्री, अगर पुरुष स्त्री के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो घर में आकर कोई काम नहीं करता, वो सारी चीजें चाहता है स्त्री करे, उसका भी, उसके परिवार का भी, उसके समाज का भी, पड़ोस का भी, तो समाज इसको बुरा नहीं मानता। ये एक बहुत स्वीकृत स्थिति है। अब इसके साथ एक बात और देखिए, अगर कोई पुरुष अब सहृदय है, संवेदनशील है, पत्नी, बहन या माँ के लिए उठता है, उसका रसोई में सहयोग करता है, सफाई में सहयोग करता है, उसकी अन्य साधनों में उसके सहयोग करता है, उसकी काम की स्थितियों की एक तैयारी कराता है, तो उसको कहा जाता है कि वो तो गुलाम है अपनी पत्नी का, या वो थोड़ा स्त्रैण है, या उसके अंदर महिलाओं के गुण बहुत ज्यादा। तो ये कौन कर रहा है? ये निर्मितियां हैं। जैसे स्त्री बनाई जाती है वैसे पुरुष भी बनाया जाता है किसी समाज में। पुरुष को मर्दानगी सिखाई जाती है, एक मर्दवादी अप्रोच सिखाया जाता है, क्योंकि उससे अगर कोई घर हुआ तो ये उसकी हीनता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तब उसके भीतर का जो मानवीय गुण है वो खत्म हो जाता है। स्त्री के विरुद्ध हिंसा का जो रवैया है, हिंसा केवल यौनिक ही नहीं होती, हिंसा के बड़े सारे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर स्त्री को, स्त्रियां जो काम काज के लिए घर से बाहर निकली हैं, वो, क्योंकि स्त्रियां एक जैसी नहीं, भारतीय स्त्री हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन स्त्रियों के भी लिंग के और क्षेत्र के, भाषा के तमाम तरीके के बंटवारे हैं, वर्ग के बंटवारे हैं। तो उन तमाम बंटवारों के साथ देखिए तो स्त्री बड़ी सचेत होती है जो कामकाज के लिए निकलती है। वह एक अतिरिक्त तैयारी लेकर निकलती है। वो अतिरिक्त तैयारी ये है कि उसके साथ उसकी अस्मिता और उसके आत्मसम्मान के प्रति जो कहा जाएगा, भले वो उसका जवाब न दे, लेकिन उसकी नोटिस जरूर दे। आजकल तो कानून बहुत ज्यादा हाथ बढ़ा के खड़ा है स्त्री के लिए, और उसने कहा है कि वो ऐसा कर सकती है, अगर ऐसा भी होता है तो वो ये कर सकती है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। तो इस तरीके से जो समाज है उसकी निरंकुशता को, उसकी मर्दवादी निरंकुशता को पोषने वाले तत्व समाज में पड़े, और स्त्री की कमजोरी का संरक्षण करने वाले तत्व भी समाज में पड़े। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। एक का जिक्र, दो तीन का जिक्र करना चाहिए। एक उपन्यास है छिन्नमस्ता, उसको मैंने इसलिए दिया कि उसमें ऊंचे घराने
संपन्न स्त्री है। जैसा कहा ना कि कारपोरेट के जो से जुड़ी हुई जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर बड़ी सहूलियत में हुआ करती है। तो वो ऐसी स्त्री है जिसका अपना प्रतिष्ठान है, अपना उद्योग है, अपना सब कुछ, बड़ी समर्थ स्त्री है, बौद्धिक है, तेज है, पूरा प्रतिष्ठान संभालती है, हवाई यात्राएं करती है। उस उपन्यास का नाम है छिन्नमस्ता, प्रभा केतान का उपन्यास है। छिन्नमस्ता का अर्थ है मस्तक नहीं है जिसके पास, सिर नहीं है। ये एक मेटाफर है कि स्त्री जो है उसको ज्ञान का अधिकार नहीं। ये एक प्रचलित बात है। पूरा का पूरा जो प्रबोधन युग था यूरोप का, उसके बहुत सारे दार्शनिक हुए, डेकार्ट वगैरह, उन सब ने कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के काम आने के लिए पैदा किया है। वो कोमल होती, वो संतति, वो कोख बनी रहे, अच्छी माँ बनी रहे, यही उनका काम। लेकिन उसके बाद जो उदारवादी तमाम दार्शनिक आए, उन्होंने कहा नहीं, स्त्रियां आई गई, उन्होंने कहा नहीं, स्त्री को शिक्षा में भेदभाव, कि शिक्षा स्त्री को कैसी दी जाए। स्त्री को शिक्षा घर संभालने वाली दी जाए, उसकी कोमलता का संरक्षण करने वाली शिक्षा दी जाए, और पुरुष को उसके जो बड़े दायित्व हैं उनके अनुसार शिक्षा। तो इस तरह छिन्नमस्ता जो है वो स्त्री निर्णय का अधिकार नहीं है, उसके पास चयन का अधिकार नहीं है, वो आगे बढ़कर अपनी बात नहीं कह सकती, ये सब चीजें। लेकिन ये स्त्री तो बड़ी समर्थ है, इसका पूरा अपना उद्यम है, ये कमाती है, बाहर जाती है, दुनिया देख रही है। लेकिन वह स्त्री अपने घरों में, अपने घर में उतनी ही गुलाम है जितनी कोई आम स्त्री होती है, क्योंकि वह अपना संबंध संभालना चाहती है, वो अपना दाम्पत्य संभालना चाहती है। तो इसलिए वह एक कमजोर स्त्री, और उस मौके पर वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है, और वह देखती है कि उसमें और पलंग पर पड़ी करवटें बदलकर दुख से रोने वाली उसकी सास में कोई अंतर नहीं। वह उतनी ही वंचित है, उतनी ही तिरस्कृत है जितनी की एक आम स्त्री होती। कई बार लेखिकाओं ने दो स्त्रियों को आमने सामने रखा, कई वर्गों की, जैसे नीचे वर्ग की वो स्त्री एक निरंतर दमन का शिकार होती है, और यही नहीं विदेश में, क्योंकि वो भ्रमण करती है तो बाहर भी जाती है, तो वहां भी उसको ऐसे किरदार मिलते हैं जो कि इसी तरह वंचित हैं, इसी तरह तिरस्कृत। तो प्रभा केतान बहुत ही हालांकि हम लोग उनके आख्यान में उसकी आलोचना भी करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे मजदूरों को कहा गया कि भाई आपके पास खोने के लिए गुलामी के अलावा कुछ नहीं, क्यों नहीं आपने लड़ाई एक होकर लड़ाई करो। तो वह स्त्री अपनी गुलामी के विरुद्ध आती क्यों नहीं, लड़ती क्यों नहीं, कौन सी चीजें उसको घेर के रखती। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्त्री के लिए सामाजिकता का कोई रूप नहीं है। तो आप कहते हैं ना स्त्री और समाज, बहुत सारे परिचय होंगे, स्त्री की सामाजिकता का कोई रूप नहीं, और इसीलिए कामकाजी स्त्रियां जब अपने घरों से आती हैं तो ये तो बड़ा अच्छा है कि वो काम करने आ रही हैं, और काम की जगहों की चुनौतियों के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनकी क्षमता का विकास होता है, ये सब होता है। लेकिन घरों में उनके दमन की जो स्थितियां हैं, क्या कामकाज से मिलने वाली सशक्तता उसको कम करती है, ये सवाल। तो बड़ा ध्यान दिलाया प्रभा केतान ने कि दरअसल स्त्री का जो पार्थक्य है, एलियनेशन है, वो टूटता ही नहीं, वो अच्छा नहीं करती, वो अपने दुख से घिरी हुई आती है, और वो दुख कई तरह का हो सकता है उसको लड़कियां ही हो दो और उसको ताने मिल रहे हों कि लड़कियां
लड़कियां ही तो हैं। हो सकता है वो काम काज में उतनी समर्थ न हो और उसको ताने मिल रहे हैं। हो सकता है उसके घर से दहेज पूरा न मिला हो और उसको ताना हो कि तुम्हारी तो पढ़ाई लिखाई नौकरी देकर शादी कर दी, वरना न लोग देखने में अच्छे न काम में। तो इस तरह से उसमें पति को जो अतिरिक्त मिला हुआ है, प्रभुता मिली है, वो समता का संबंध है, बिल्कुल नहीं समानता। तो वहां पर उसको अपना एकांत दिए रहना है, घर में भी और बाहर भी उसका एकांत बना है। और वो दो एकांतों में आकर घर और बाहर का एकांत, इस तरह की स्त्री को देखा गया उपन्यास में। बहुत उम्मीद के साथ इसे समझा जाता है कि कामकाजी स्त्री की जो आर्थिक सबलता है, आर्थिक सशक्तता है, वो उसको कम से कम एक बुनियादी मजबूती देती है। इसके जो श्रम है, उसका जो अप्रत्यक्ष माना जाता है उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में, जिसको अप्रत्यक्ष माना जाता है, तो उसको उसकी गिनती नहीं होती। यहाँ एक रूपक की तरह की बात कहना चाहती हूँ कि जिस दिन उसके घरेलू श्रम को विलुप्त किया गया, तिरोहित माना गया, उसी दिन उसकी अस्मिता को भी विलुप्त कर दिया गया। वह जिसका काम नहीं दिखाई देता वो वजूद भी नहीं दिखाई देता, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। और आप देखिए बहुत सारे परिवार हैं, अक्सर हम लोग जाते हैं इस तरह की बात करने स्त्री के हितों के संदर्भ में, तो हमें बहुत सारे सवाल झेलने पड़ते हैं। उनमें एक सवाल ये होता है कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। आप ये जान लीजिए कि अगर हमारे घर में ऐसा नहीं होगा तो ईश्वर करे कि जल्दी ही किसी के घर में ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हमारे घर में ऐसा नहीं होगा तो दूसरे घर में भी नहीं होगा। ये नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जिनको घर में अखबार भी पढ़ने की सहूलियत है। अखबार आता है, बाहर ही रहता है, भीतर आता ही नहीं। और अखबार पढ़ने वाली बहुएं लड़कियां अच्छी नहीं मानी जाती। अभी वो चल रहा है। अभी स्त्री पर नारीवादी के बहुत सारे रूप हैं। इसलिए कभी ये मत कहिए कि समाज में कामकाजी स्त्रियों के प्रति समाज हमारा मानवीय हुआ है, सहज हुआ है, ऐसा नहीं। तो अभी मैंने आपको छिन्नमस्ता का एक उदाहरण दिया है। ये जो अपर क्लास है, बहुत अपर क्लास है, उसकी औरत की, जिसने एक बहुत तकलीफ भरी अपनी बात कही। दूसरी कथा है एक मध्यवर्गीय बैंक मैनेजर की, लक्ष्मी अय्यर नाम की एक लेखिका है। उसमें एक दक्षिण भारतीय परिवार है और जब बहुत पढ़ लिख जाती है तो सभी चीजों में आगे बढ़ जाती है। और उन दोनों की नियुक्ति दिल्ली में होती है, जिसमें वो अधिकारी है और पति उसके नीचे काम करता है। स्त्री अधिकारी है और पति को उसके अधीन काम करता है। तो वह इतना ज्यादा आक्रोश अपना प्रतिदिन निकालता है घर में, क्योंकि उसको अपनी गुरुता बतानी है। तो वो खाने से संतुष्ट नहीं होता, किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता। और वो लड़की सोचती है, वो स्त्री सोचती है, वो केवल ये सोचती है कि उसको अपना विवाह बचाना है। और वो सोचती है कि खुश क्यों नहीं रहता। तो लेखिका ये कहती है खुश क्यों नहीं रहता, क्योंकि पुरुष को श्रेष्ठ होना चाहिए हर हाल। पुरुष की श्रेष्ठता का जो मिथ है, उसने उसके दिल इन सारी चीजों में मुझसे अच्छी है, इसे दुनिया देख रही है और वो अपनी कमजोर स्थिति को लेकर बहुत सारी जटिलताओं में चला जाता है। तो ये कामकाज की जो परिस्थितियां हैं, अब बताइए, एक बहुत पहले की बात है, 1990 के आसपास हुई। इसमें चुटकारी आई थी बनारस। तो उन्होंने बड़ा एक बुनियादी सवाल उठाया था, लड़कियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि लड़कियों,
तुम लोग क्यों चाहती हो कि तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा कमाता हो, तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हो? ये तुम उसकी हत्या करते हो अगर तुम ऐसा सोचो। तो ये लड़कियां नहीं सोचती, ये लड़कियों के लिए समाज सोचता है। एक जो सामाजिक संरचना है जिसकी धुरी है पुरुष की श्रेष्ठता, जो हर चीज में, जैसे आयु में पुरुष को बड़ा होना चाहिए, स्त्री को कम होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे इसको कैसे 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 नियमों में, सिद्धांतों में, मुहावरों में, सारी चीजों में धीरे धीरे रखा है। तो इन सारी चीजों से एक घटाटोप उभरता है जो इस तरह का है कि पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ होना चाहिए। और श्रेष्ठता का ये मतलब है कि एक श्रेष्ठ हो तो एक कमतर होगा। तो दोनों के बीच समानता आर्थिक कारणों से आ सके ये बहुत ही मुश्किल रहता है। इसी तरह कहानी में ज्यादा नहीं समय लूंगी क्योंकि काफी लोगों को जाना होगा घर, और बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, तो कोई दोहराऊंगी नहीं कोई चीज। एक स्त्री है, मजदूर स्त्री है, तो वो आती है, दोनों मजदूर हैं, पत्नी और पति दोनों मजदूर हैं, दोनों घर लौटते हैं और पति बहुत ज्यादा पी के आया है क्योंकि मेहनत करता है, बहुत मेहनत है, बड़ी अमानुषिक मेहनत है, परिश्रम करता है वो, तो वो पी के आया है। और उसकी जो स्त्री है वो उसको बहलाने के लिए बहुत सारी बातें कर रही है। कह रही है कि आज मुझे पैसा मिला है और वो बढ़ के मिला है, मैंने उस दिन जो काम किया था उसका पैसा है और अब हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसका पति सोया हुआ है बिस्तर पर पीछे और वो चूल्हा जला रही है और बात कर रही है। उसका पति अचानक उठता है और एक लात पीछे से उसके मारता है और वो चूल्हे में गिर जाती है। वो कहता है घमंड दिखाती है, ज्यादा कमा रही है तो घमंड दिखाएगी तू। तो इस तरह से उसका अपनी, जैसा कहा भी गया कि उसका अपनी निरंतर के अधिकार नहीं। घर आते ही अगर वो बहुत अच्छा परिवार है तो वो पूरे परिवार का है और नहीं तो वो पुरुष का है। तो इस तरह से स्त्री पराधीनता के जो तमाम रूप हैं, पितृसत्ता कैसे उनका संरक्षण करती, तो करना क्या है? आपने समाधान की बात कही। अच्छा लगता है जब हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बालिकाएं पढ़ रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, बहुत सारी गांवों की संरचनाओं में भी परिवर्तन आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि ग्राम प्रधानी जब संरक्षित कर दी गई स्त्री के लिए, तो आपने देखा होगा उसमें कितनी मखौल उड़ाई, क्योंकि स्त्री नाम की ग्राम प्रधान। और अभी हमारे पास एक निमंत्रण पत्र आया जिसमें जो बालिका थी उसकी मां ग्राम प्रधान थी, लेकिन निमंत्रण पत्र में उसके पति का नाम लिखा था, उसके नीचे लिखा था ग्राम प्रधान। आप सोचिए कि किस तरह से चीजें सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बढ़ जाती है कि स्त्री ग्राम प्रधान है, ये कार्ड में क्यों लिखा जाए, पति है ग्राम प्रधान, ये झूठ था, उसके नीचे लिखा पति के नाम के नीचे। हम लोगों ने पढ़ा, हम दोनों ने। तो ये जो झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप है, तो स्त्री की पता नहीं क्या करेगी वो, मगर उसके हाथ में दो तो सहायता करो, उसकी मदद करो, उसका रास्ता बनाओ। लेकिन ये कैसे जाएगा, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो सबसे अच्छा क्या समाधान है? किसी पारस्परिक विद्वेष के बिना स्त्री के दमन की स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता बनाइए। ये सबसे बड़ा समाधान है। ये धीरे धीरे हो रहा है। आप ये देखिए कि ये एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है, इसका ये मनुष्य है। तो स्त्री जो है वो मनुष्य बन के परिभाषित होना चाहती है। सक्षम अक्षम, सशक्त अशक्त, ये जो चीजें हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर या फलाना ढिमाका से कहीं ज्यादा सामाजिक फैक्टर है।
जब दोनों को एक नई दुनिया बनानी है, उस दुनिया में बराबरी का योगदान, तो मिथ्या प्रतिष्ठा के प्रश्न को एक तरफ करके उसके अस्तित्व को स्वीकार करिए, उसकी क्षमता को स्वीकार करिए। एक ऐसा समाज बनाइए जो स्त्री के प्रति संवेदनशील हो और उसकी सकारात्मकता की शक्ति बने। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि स्त्री के लिए सामाजिकता नहीं है। मजदूर क्रांति सुनते हैं, स्त्रियां कभी क्रांति नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वर्ग फलाना ढिमाका बंटवारा है। इसका कारण है कि जैसे वो युद्ध छिड़ेगा ये अपनों के विरुद्ध होगा। अपनों से कौन लड़ेगा, है ना? कोई जरूरी नहीं, पिता भी ऐसे हो सकते हैं। तुम्हारी गलती है। तलाक के प्रश्न पर कहें कि तलाक क्यों ले रही, कौन सी औरत इतना बर्दाश्त नहीं करती? तलाक लोगी तो घर के ऊपर तलाक शुदा एक लड़की है ये छापा लग जाएगा। बहुत सारी रचनाएं याद आ रही हैं कि एक लड़की रात में घर से बहुत बुरी तरह ससुराल से मार खा के आ सोचती है कहाँ जाऊं, मरने चली जाऊं। वो मरने के लिए निकलती है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मरूंगी नहीं, जिंदा रहूंगी। और वो अपने घर आती है तो उसके घर में उसकी बहन को देखने आने वाले हैं लोग सवेरे, तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको बाहर नहीं लाया जाता, क्योंकि वो जो परिवार देखने आया है वो यह न देखे कि उनकी एक लड़की ससुराल से ऐसी चली आई है। तो ये सारी चीजें स्त्रियों के लिए हमारे समाज में इतने सारे रूप हैं, इतने जटिल रूप हैं स्त्री की परवरिशता के, उसकी गुलामी की। बहुत सही कहा है कि इसे इतिहास में मत देखिए, इसको समाज में देखिए। स्त्री पराधीनता के जटिलतम रूपों को कहीं देखना है तो समाज में देखिए। और बड़ा अजीब लगता है जब स्त्री प्रश्नों पर हम बात करते हैं तो केवल भारतीय स्त्री ही गुलाम नहीं है, पूरी दुनिया की स्त्रियां इस गुलामी से लड़ रही हैं। जिन्हें हम प्रेमचंद ने इल्जाम में कहा कि अंग्रेज स्त्रियां थी, वो बैडमिंटन खेल रही थी, तो बच्चे ने कहा देखो अंग्रेजी कैसे खेल रही हैं, तो उसको अच्छा लगा कि औरतें बाहर खेल रही हैं। तो प्रेमचंद तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध का टेक्स्ट रच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी औरतें हमारी माँ बहनों से क्या मुकाबला करेंगी, इतने घड़े पानी भर डालें, इतनी चक्की पीस डालें, मतलब शारीरिक क्षमता की बात है कहीं स्त्रियों। तो वो सारी स्त्रियां जो एक दुनिया की बुनियाद संभालती हैं, वे स्त्रियां अभी भी आजाद नहीं है। अभी आजादी जिसे कहते हैं फैक्ट एंड फैंटेसी, तो परवशता गुलामी फैक्ट है और आजादी अभी भी फैंटेसी है, ऐसा लगता है। लेकिन ये रास्ते जो हैं आप सभी सुन रहे हैं, तो आप समस्याओं की जड़ पहचान रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कितनी संवेदनशीलता जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे समाज की सशक्तता का सवाल है, जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं। बहुत बहुत जी को सुना तो उन्होंने साहित्य में जो स्त्रियों की स्थिति है उसको दर्शाया था कि साहित्य लिखने के लिए भी स्त्रियों को सोचना पड़ता है इस समाज के सामने कि हम अगर स्त्री के रूप में लिख करके अपने साहित्य को ले आएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, तो अपना नाम तक उन्हें बदलना पड़ा अपने साहित्य को समाज के सामने लाने के लिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बधाई प्रोफेसर डॉक्टर यशोधरा शर्मा तथा प्रोफेसर आर शर्मा सर, प्राचार्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित अन्य विद्वजन। राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में अपना अमूल्य सुझाव देने के लिए इस विषय पर सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए बीएचयू से पधारने के लिए मैं प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके
विचार से हम सभी अभिभूत हैं। ये प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी सर को हार्दिक आभार। इतनी दूर से वो चलकर यहाँ आए, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। आपके प्रति हार्दिक आभार। अपना अमूल्य समय निकालकर सेवापुरी वाराणसी से पधारी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर यशोधरा शर्मा मैम को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना समय निकाला, हम सभी का मार्गदर्शन दिया और विषय पर अपनी बात रखी, जो कि हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है। आपके प्रति हार्दिक आभार। प्रोफेसर आनंद शर्मा सर ने अपने हम लोग कोई भी कार्यक्रम बिना ये सोचे कि उनकी सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, उनका सहयोग की अपेक्षा उनसे कर लेते हैं और उनका बड़प्पन है कि जब भी उनसे कोई अपेक्षा करते हैं हमेशा वो अपनी अपेक्षा से ज़्यादा ही हम सबको देते हैं और उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर के एक सत्र की अध्यक्षता को स्वीकार किया, इसके लिए उनके प्रति हार्दिक आभार। यहाँ पर डॉक्टर A.K. वर्मा जी उपस्थित है सैदाबाद राजकीय महाविद्यालय से, उनके प्रति भी हार्दिक आभार। उन्होंने तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करके हम सभी को गौरवान्वित किया है और उनके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। उनके उद्बोधन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद से पधारे इतिहास विभाग से डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी के प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उनके आने से हम सभी का उत्साह बढ़ा है और आशा है कि आगे भी हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पधारी डॉक्टर अंशु को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि उनके आगमन में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन उनके जो शोध पत्र हैं उसमें निश्चय ही नई बात रखी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से चले गए हैं जो कि डॉक्टर P.N. डोंगरे सर और डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी में, उनके प्रति भी हार्दिक आभार। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस कार्यक्रम का श्रेय है वो इस संगोष्ठी की समन्वय डॉक्टर वर्षा रानी मैम को है। उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसका जो है स्वीकृति प्राप्त हुई और उसका फिर आयोजन हो सका। यहाँ पर जो भी आज हम इतना भव्य कार्यक्रम देख पा रहे हैं, इसके सूत्रधार के रूप में श्री गौतम गुप्ता सर लगातार एक हफ्ता से लगे हुए हैं। हम तो 2-3 दिन से सक्रिय हो पाए, लेकिन श्री गौतम गुप्ता सर लगातार एक हफ्ते से लगातार खड़े मुद्रा में ही दिखे। इतना सहयोग, इतना जो एक कहावत है कि कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो उस बड़ी बिल्डिंग का जो आगे का हिस्सा दिखता है वो तो दिखता ही है, लेकिन उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो दिखता नहीं है। तो उसी भूमिका में जो है श्री गौतम गुप्ता सर और डॉक्टर ब्रजेश सिंह सर हैं। ये जिस दिन से सेमिनार स्वीकृत हुआ है उस दिन से लगातार सेमिनार कैसे होगा, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होंगी, क्या क्या आयोजन कैसे होगा, कैसे हम अच्छा से अच्छा कर सकेंगे, इसके लिए बहुत हार्दिक आभार। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सर, डॉक्टर एसबीर सिंह सर का लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहा और उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है आयोजित करने में सफल हो सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर डॉक्टर माया मैम बैठी हुई हैं, डॉक्टर भावना मैम बैठी हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह मैम हैं। ये लोग लगातार लगे हुए हैं सेमिनार को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, कितनी अच्छा सेमिनार हम बनाएं कि लोग आने के बाद यहाँ पर जाएं तो कुछ अच्छी स्मृतियाँ लेके जाएं। ये पूरा जो प्रक्रिया है इन सबको सफल बनाने के लिए डॉक्टर माया यादव मैम, डॉक्टर भावना सिंह मैम, डॉक्टर श्वेता सिंह मैम को विशेष रूप से बधाई। डॉक्टर सर लगातार
4-5 दिन से रात में 11 बजे फोन करते हैं हमको कि ये काम सब हो गया है, ये काम होना बाकी है। तो डॉक्टर आशुतोष सर के प्रति विशेष आभार। सर की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी और उनका सहयोग लगातार प्राप्त होता रहा है। और आभार हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार जो है इस सेमिनार में लगा रहा। कहीं से ये कुछ नहीं लगा कि ये सेमिनार में किसी की सहभागिता कम हो, हमारे किसी सहयोगी में किसी का नाम छूट जा रहा हो तो राजकुमार सर जो है चूंकि सारा जो रिफ्रेशमेंट का हमारा कार्यक्रम है उसको संभाल रहे हैं। डॉक्टर रुस्तम अली ये दोनों लोग जो है और डॉक्टर अनीश मिश्रा जी, ये लोग पूरा लगे हुए हैं। हमने कहा कि बहुत सारी चीजें दिखते नहीं हैं। ब्रजेश कुमार जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, ये चीजें दिखती नहीं है लेकिन इनका सहयोग अमूल्य होता है और वही हमारी सफलता का आधार होता है। दोनों मैडम और बात कर लीजिए, कब से बैठे दोनों मैडम गुप्ता और हाँ डॉक्टर भाभी जी को मिसेज भाभी जी को मैं कहूँगा संबोधित करूँगा। बाकी लोगों का ही ये ऊर्जा की स्रोत है, तो वहीं से ऊर्जा प्राप्त करके श्री गौतम गुप्ता सर और डॉक्टर रुस्तम अली जी लगातार जो है डटे हुए हैं और ये जो है इसका सारा श्रेय दोनों भाभी जी लोगों को जाता है। महाविद्यालय के कर्मचारियों को श्री गुलाब तिवारी जी, संजय गौड़ जी, योगेंद्र मिश्रा जी, सभी पूरा महाविद्यालय परिवार हमारा लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो बिग थैंक्स जिसे कहते हैं वो हमारे प्राचार्य जी के लिए। कैसे वो कार्यक्रम आयोजित होगा, उसका वीडियो क्या होगा, उसका कैसे टाइमिंग क्या होगी, हर चीज को इतना हमने भी जो है अभी तक लगभग ईश्वर की कृपा से 9 शिक्षा निदेशक के अधीन काम करने का मौका मिला और 6 प्राचार्यों के अधीन काम करने का मुझे मौका मिला। निदेशालय में भी कार्य करते हुए 10 साल और महाविद्यालयों में कार्य करते हुए। लेकिन एक एक चीज का इतनी बारीकी से ध्यान रखने वाले प्राचार्य हमको नहीं प्राप्त हुए और सहयोग इतना कि अगर कोई काम हमसे छूट जा रहा है तो वो काम हमसे कहने के लिए नहीं कहते, वो खुद करके पहले दिखा देते हैं। जो भी फलीभूत होकर हमारे सामने आ रहा है, इसकी सारी प्रेरणा के स्रोत जो है वो हमारे प्राचार्य जी प्रोफेसर मुरलीधर राम सर हैं। और सबसे बड़ा आभार उत्तर प्रदेश शासन को, जिन्होंने कि हमें वित्तीय अनुदान प्रदान किया और जिसके चलते हम सभी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने में सक्षम हो सके। और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि लगातार 2 दिन से लगे हुए हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे और इन्हीं की ऊर्जा से हम लोग इतना काम कर पा रहे हैं। ये हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये हमारी शक्ति हैं। इन सभी के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे।
1 बजे मुस्कान की छुट्टी होगी। 1 बजे जाते पूरा मैं ले रहूंगी। आइए चलो मैं तन घूम जाऊँ उधर घूम जाओ मैडम का साफ साफ आ जाए कोई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं आप टेंशन ना बस सर हो गया। मोबाइल पता कर लीजिए सर का मोबाइल से लेना हो गया आज का पूरा स्टील की वीडियो बना रहे हैं।